इस वीडियो के माध्यम से हम जेनरिक हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसका सेकेंड यूनिट कवर करेंगे। भारत में औपनिवेशिक शिक्षा। मैंने कोटेशन से शुरुआत की है, आप भी लिख सकते हो उसे। वास्तविक शिक्षा वह है जो व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा होने में सक्षम बनाती है। स्वामी विवेकानंद का ये कथन है। उसके बाद जो सेकंड है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है हमारे सिलेबस में के अकॉर्डिंग अगर कहूँ तो यूनिट के लिए। जॉर्ज वाशिंगटन कार्वर ने कहा कि शिक्षा स्वतंत्रता के सुनहरे दरवाजे को खोलने की कुंजी है। आगे हमारा टॉपिक है अंग्रेज से पूर्व भारतीय शिक्षा का स्वरूप। देखिए 1830 के दशक में एडम की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय शिक्षा प्रणाली जो है किस प्रकार की थी। एंशियंट से मिडिएबल तक आते आते क्या जो है स्थिति था हमारी शिक्षा व्यवस्था का उस समय, एडम ने अपनी रिपोर्ट में बखूबी इसे जो है प्रस्तुत करने की कोशिश किया है। इसे कुछ पॉइंट में मैं सम अप करने की कोशिश की हूँ। जैसे गुरु शिष्य परंपरा पर शिक्षा व्यवस्था आधारित था। छोटी छोटी पाठशालाएं होती थी। ये पाठशाला सार्वजनिक स्थान या मंदिर में या फिर घर में हो सकता था। प्रति पाठशालाओं में 10 से 20 विद्यार्थी होते थे। फसल कटाई के मौसम में ये बंद रहता था। यहाँ का पाठ्यक्रम संस्कृत, व्याकरण, गणित, महाजनी खाता आदि पर आधारित था। बाकी विस्तार से हम फर्स्ट यूनिट में कवर कर चुके हैं कि एंशिएंट मिडिएबल पीरियड के दौरान जो हमारा शिक्षा व्यवस्था था वो किस प्रकार का था। आगे देखते हैं अंग्रेजों द्वारा शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य क्या है, मतलब क्या था। पहला, प्रशासनिक व व्यापारिक कार्य हेतु एक वर्ग की आवश्यकता था उन्हें, क्योंकि वहाँ से जो वो लाते थे काम के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क या व्यापारिक वर्क के लिए जो वो लाते थे अपने यहाँ से इंग्लैंड से वर्कर को, वो ज़्यादा पैसा मांगते थे और यहाँ पे बहुत ही कम पैसा में जो यहाँ के लोगों को काम दे सकते थे वो, इसलिए वो चाहते थे यहाँ के लोगों को भी जो है थोड़ा सा शिक्षा दिया जाए ताकि हमारे जो है एक वर्कर वर्ग जो है बाहर आ सके, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में कम पैसा लेकर के जो है हेल्प कर सके। पहला तो उनका ये एक जो है उद्देश्य था। दूसरा जो था मानसिक नियंत्रण। भारतीयों को मानसिक रूप से नियंत्रण करने के लिए यह जरूरी था कि उनके विचार को जो है बदला जाए, उनके विचार को जो है वेस्टर्न करना होगा। इसके लिए शिक्षा से अच्छा और कोई रास्ता हो भी नहीं सकता था किसी के विचार को बदलने के लिए। तो ये जो है दो मुख्य उद्देश्य रहा था उनके शिक्षा का। अब हम आगे देखेंगे कि वो किस प्रकार से जो है विभिन्न प्रकार की नीति ला करके यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को एक पैटर्न देता है। आप भी ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी। अंग्रेजों द्वारा लाए गए विभिन्न अधिनियम पर आयोग, जैसे 1813 का चार्टर एक्ट, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835, वुड्स डिस्पैच 1854, हंटर आयोग का 1882 में, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। ऐसा नहीं है कि बस यही है, इसके अलावा भी कई अन्य है, पर मैंने प्रमुख को कवर करने की कोशिश की हूँ। आप अगर ये पढ़ के और भी लिखना चाहते हैं एक्स्ट्रा में तो ये आसानी से मिल जाएगा आपको, गूगल या यूट्यूब से और कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने कुछ मेन जो इम्पोर्टेंट वन है उसी को सेलेक्ट की हूँ। चलिए देखते हैं 1813 के चार्टर एक्ट में क्या बात किया गया। इस अधिनियम के तहत ब्रिटेन की संसद द्वारा भारत में शिक्षा के विकास हेतु 1 लाख रुपया प्रति वर्ष अनुदान का प्रावधान की गई। 1813 के चार्टर एक्ट के बाद कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य शिक्षा के माध्यम को लेकर दो प्रकार से बहस हो रहा था। पहला प्राच्यवादी दृष्टिकोण था, दूसरा पाश्चात्यवादी दृष्टिकोण। जो प्राच्यवादी दृष्टिकोण के समर्थक थे उनका कथन था कि भारतीय पारंपरिक शिक्षा को महत्व दें। इनके अनुसार शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा होना चाहिए। लेकिन जो पाश्चात्यवादी दृष्टिकोण के अधिकारी थे उनका कथन था कि ये व्यवहारिक शिक्षा पर जो है स्वीकृति दे रहे थे, प्रैक्टिकल नॉलेज पे, और इनके अनुसार शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। इस प्रकार से हम ये दोनों दृष्टिकोण को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो है चार्टर एक्ट के बाद
अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835। मैं इसके मेन चीज़ों को कवर करने की कोशिश की हूँ। जैसे 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपना प्रस्ताव मिनट प्रस्ताव अथवा स्मरण पत्र के रूप में इसे रखा दिया। यही प्रस्ताव 1835 के अधिनियम का आधार बना आगे चल के। इस अधिनियम के तहत पाश्चात्यवादी दृष्टिकोण को स्वीकार किया गया। सरकार के सीमित संस्थान का प्रयोग अंग्रेजी साहित्य तथा विज्ञान पर करने का प्रावधान हुआ। कई प्राथमिक विद्यालय की जगह स्कूल तथा कॉलेज की स्थापना की गई। देखिए पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार से जो है अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था में कन्वर्ट किया जा रहा है। स्कूल तथा कॉलेज में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को चुना गया। जो पहले स्थानीय भाषा था, आज अंग्रेजी चुना गया। इस समय इन्होंने डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी दी। इस डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी के तहत इनकी मान्यता था कि भारत के उच्च एवं निम्न वर्ग के कुछ हिस्से को शिक्षित करने का जिम्मेदारी जो है अंग्रेजों का है। हम देखेंगे आगे चल के इन्होंने सफल भी हुआ इसमें। तभी तो हमारे भारत में जो है मध्यम वर्ग का जो है उत्पत्ति हुआ। मध्यम वर्ग जो है उभर कर बाहर आए। निम्न और उच्च वर्ग के मध्य से है जो पढ़े लिखे लोग वो उभर कर बाहर आए। पश्चिमी पश्चिमी जो है नॉलेज ग्रहण करने के बाद नई सोच के साथ बाहर आए, वही तो मध्य वर्ग थे। आगे चल के इन्होंने अपनी क्रांतिकारी भी रोल किया, क्रांति में भी हिस्सा लिया आज़ादी के लिए। तो हम आगे देखते हैं पॉइंट। उनके लिए प्रारंभिक स्तर के विद्यालय महत्वपूर्ण नहीं थे। उन्होंने जिले के स्कूल कॉलेज खोलने पर जोर दिया। इसने जन शिक्षा को उपेक्षा की। डॉन फिल्ट्रेशन थ्योरी की अधोमुखी नियंत्रण निष्पादन सिद्धांत, मैंने इसका हिंदी लिख दी है डॉन फिल्ट्रेशन थ्योरी की। आप शुद्ध हिंदी भी इसका लिख सकते हैं, अधोमुखी निष्पंदन सिद्धांत। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज और बॉम्बे के एलिफिंस्टन कॉलेज की जो है स्थापना इसी दौरान 1835 में जो है हुआ था। आगे हम नया देखते हैं, तीसरा जो है अधिनियम वुड्स डिस्पैच अधिनियम। इसे भारत में ब्रिटिश शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये सामूहिक शिक्षा की परिकल्पना करने वाला पहला प्रयास था। कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में ये रिपोर्ट तैयार की गई। सिफारिशें इनके तहत क्या क्या था अब हम देखेंगे। जन सामान्य तक शिक्षा की जिम्मेदारी, अर्थात शिक्षा के प्रसार की जिम्मेदारी भारत सरकार को जो है सौंपने का सुझाव दी गया। इसके तहत डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी का विरोध किया गया, जो कि 1835 का एक सुझाव था, एक प्रावधान था। प्राथमिक शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय व स्थानीय भाषा का चयन किया गया। माध्यमिक शिक्षा का माध्यम जो है मिडिल स्कूल का अर्ध अंग्रेजी किया गया, मतलब आधा स्थानीय भाषा आधा अंग्रेजी। उच्च शिक्षा का माध्यम जो है फुल्ली अंग्रेजी किया गया। ये भी एक मेन जो है कहीं ना कहीं एडवाइस था इसके तहत। महिला शिक्षा पर पहली बार ध्यान देने की बात वुड डिस्पैच में ही किया गया। व्यवहारिक शिक्षा और शिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु प्रयास की गई। सरकारी संस्थानों पर धर्मनिरपेक्ष सेवा देने की बात की गई। प्रत्येक राज्य में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। इसके परिणाम स्वरूप देश के तीनों प्रेसिडेंसी बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। निजी विद्यालय को प्रोत्साहित किया गया। अब हम आगे हंटर आयोग को देखेंगे, जो कि फर्दर इसके बाद आया था। इस आयोग का जो है गठन डब्ल्यू हंटर के अध्यक्षता में की गई थी। इसके सुझाव क्या थे। हंटर आयोग का सुझाव प्रमुख रूप से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा हो। प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण नए स्थापित जिला तथा नगर पालिका बोर्डों को दिया जाए। और तीसरा सुझाव था माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 2 शाखाएं हो, पहला लिटरेरी और दूसरा वोकेशनल, अर्थात साहित्यिक और व्यावसायिक। साहित्यिक से तात्पर्य है जिसके बाद जो है विद्यार्थी विश्वविद्यालय शिक्षा की तरफ जाए, और वोकेशनल जिसके बाद विद्यार्थी रोजगार प्राप्त करे। देखिए आज जो हम लिटरेरी और वोकेशनल जैसी चीज़ें वर्ड यूज करते हैं, तो आज भी कहीं ना कहीं ये यूज में है। इसके माध्यम से तत्कालीन समय में महिला शिक्षा में विद्यमान
कमियों को उजागर किया गया। हम इससे पहले देखे थे कि सर्वप्रथम महिला शिक्षा के बारे में वुड डिस्पैच में बात किया गया, लेकिन फर्दर उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है और उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए कि महिलाओं की शिक्षा जो है ज़्यादा हो, महिला जो है शिक्षा में ज़्यादा भागीदारी ले, इस पर बातचीत जो है हंटर आयोग करते हैं। हंटर आयोग के लागू होने के बाद अगले 2 दशक तक शिक्षा में अच्छा खासा जो है कहीं ना कहीं विकास हुआ। सन 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। सन 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। आप ये सब पॉइंट ऐड कर सकते हैं जहाँ तक आपके ध्यान में रह सके। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पे हम बात करेंगे। वर्ष 1902 में सरकार जो है रेले आयोग का गठन किया, जिसका कार्य भारत के विश्वविद्यालय की दशा का अध्ययन करना था, हायर एजुकेशन का, तथा उनकी स्थिति में सुधार हेतु सुझाव देना था। रेले आयोग की अनुशंसा के आधार पर सरकार ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लाए। अब अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या था वो देखेंगे एक एक करके। विश्वविद्यालयों में शिक्षा तथा शोध पर अधिक बल, विश्वविद्यालय में शोधार्थियों की संख्या तथा उनके कार्यकाल को कम किया जाए। अधिकांश शोधार्थियों को सरकार द्वारा नामित किया जाने लगा। इस दौरान विश्वविद्यालय से निजी कॉलेजों को संबंधित करने की जो प्रक्रिया थी उसे कठिन कर दिया गया। उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालय के विकास हेतु प्रतिवर्ष 5 वर्ष तक 5 लाख अनुदान देने का प्रावधान किया गया। कई और भी था, जैसे सेडलर विश्वविद्यालय आयोग 1970 से 1919, हर्टोग समिति 1929 और शिक्षा पर सर्जेंट योजना। अगर आपको लगता है ये सब भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, तो आप इसे जा कर के और यूट्यूब से या गूगल से पढ़ लें। मेरे को जो इम्पोर्टेंट लगा मैं वही कवर कराई हूँ। तकनीकी शिक्षा का विकास किस प्रकार से हुआ इस दौरान आप उसे भी देख सकते हैं। जैसे रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1847 में हुआ। 1856 में कलकत्ता कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की स्थापना हुआ। चिकित्सा शिक्षा की शुरुआत भी 1835 में हुई, जब कोलकाता में एक मेडिकल कॉलेज की सर्वप्रथम जो है स्थापना हुआ। भारत पर अंग्रेजी शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा हम भारतीय पर, हम वो देखते हैं लास्ट में। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया, परिणाम स्वरूप अंग्रेजी भाषा की शुरुआत हो गई। भारत में एक बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग की उत्पत्ति हुई, जो आगे चलकर आज़ादी की लड़ाई की नींव रखी। शिक्षा के कारण भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ सवाल उठाने में सक्षम हुए। कई सामाजिक परिवर्तन हुए। अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी विचारों का समाज पर कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे नेताओं ने उदारवाद और लोकतंत्र के पश्चिमी विचारों का इस्तेमाल किया और उस समय के गैर मानवीय सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं यानी कुप्रथाओं में सुधार के लिए इसका इस्तेमाल किया। इसने भारतीयों को एक आधुनिक, तर्कसंगत, लोकतांत्रिक और उदार दृष्टिकोण अपनाने में भी मदद की। मैंने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स लिखे। हालांकि जो हमारा एक्सपेंडेड एक सिलेबस था, हमारे जो स्थानीय भाषा को प्रोत्साहन मिलना चाहिए था, ऐसे कई तत्व थे जो कहीं ना कहीं ये अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के आने से वो धुंधला सा पड़ गया, तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। इस लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं, आगे बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।